हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। मैं इरशाद अंसारी उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष। आज क्लास 12वीं का एक चैप्टर मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह को लेकर के, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के प्रकार क्या होता है, आव्यूह की कोटि क्या होती है, आव्यूह से रिलेटेड निम्नलिखित तथ्य को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आव्यूह होता क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स हम कहते किसको हैं, तो देखिए संख्याओं अथवा फलनों का आयताकार सारणी क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। यानी कि जो संख्या दिया होगा या कुछ भी फलन दिया होगा उसको जब हम आयताकार सारणी में देखेंगे या रखेंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, आव्यूह कहेंगे। जैसे में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैपिटल A इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये क्या है, एक देख रहे हैं कि हम क्या है, आयताकार सारणी में क्या है, इसके जितने भी अवयव हैं इसको हम क्या किए हैं, रखे हैं, ठीक है। एक चीज और देखिए कि आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। आप इसे कैपिटल A से लिखें, कैपिटल B से लिखें, कैपिटल C से लिखें, यानी कि जब भी आप आव्यूह को दर्शाएंगे ना तो कैपिटल लेटर से ही क्या करेंगे, बड़े अक्षरों से ही दर्शाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि आव्यूह जो होता है उसके कौन कौन से अवयव होते हैं। देखिए आव्यूह में भाग लेने वाले, ठीक है, एक टोटल जो हमारा आव्यूह है, ठीक है, इस पूरे आव्यूह में भाग लेने वाले जितने भी संख्या हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सब क्या है, इस आव्यूह के, इस मैट्रिक्स के क्या है, अवयव हैं, ठीक सर, ठीक है, क्या है, अवयव हैं। उसके बाद देखिए क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की क्या कहलाती हैं, पंक्तियां यानी कि रो कहलाती हैं। क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती हैं, पंक्ति कहलाती हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि हमारा पहला एक पंक्ति हो गया, ये दूसरा पंक्ति हो गया, ये तीसरा पंक्ति हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा जो होगा, ये जो लाइनिंग होगी ये हमारा फर्स्ट रो होगी, ठीक है, क्या होगी, फर्स्ट रो होगी। ये जो होगी ये सेकेंड रो होगी, ये जो होगी थर्ड रो होगी, ठीक है। यानी कि इस आव्यूह में हम देखेंगे तो इस आव्यूह में कितने पंक्ति हैं, कितने रो हैं, तो 1 2 3, यानी कि इस आव्यूह में कितने पंक्ति हैं, 3 पंक्ति हैं, ठीक है। और ऊर्ध्व रेखाएं जो होती हैं आव्यूह की क्या कहलाती हैं, स्तंभ कहलाती हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉलम्स, ठीक है। तो देखिए यह 1 2 और यह 3, यानी कि इस आव्यूह में 3 कॉलम्स है और 3 क्या है, रो है, ठीक है। यानी कि 3 स्तंभ है और 3 पंक्ति हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम जानेंगे कि हम किसी भी यम गुण n कोटि के आव्यूह को प्रकट करने के लिए संकेत में क्या लिखते हैं, a इक्वल टू, ठीक है, ए आई जे, इसको पढ़ते हैं हम यम गुणे n, m इंटू n, यानी कि आई जे जो होगा ना, आई और जे जो होगा ये क्या होगा, आई जो होगा वो आपका होगा पंक्तियों, आई में पंक्ति, और जे जो होगा उसको कहेंगे कि जे में स्तंभ, ठीक है। उसके बाद से हम जानेंगे कि आव्यूह की कोटि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका डिफिनेशन हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, m पंक्तियों और n स्तंभों वाले आव्यूह को, जिसमें m पंक्ति होगा और n क्या होगा, n आपका स्तंभ होगा, ठीक है। n स्तंभों वाले आव्यूह को क्या कहेंगे, m गुणे n कोटि की आव्यूह या केवल m गुणे n आव्यूह कहेंगे, ठीक है। जैसे कहने का मतलब यह है ना, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो देखिए अब एक हम एक एग्जांपल लेते हैं, इक्वल टू 2 3 4 2 5 6, ठीक है। इस आव्यूह में हम जानेंगे और कि इसकी कोटि कैसे निकालेंगे और इसके अवयवों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए आव्यूहों की कोटि, देखिए आव्यूह की जब कोटि निकालेंगे ना तो m गुणे n होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा क्या, देखिए ये आपका हो जाएगा 2 और गुणे हो जाएगा कितना, 3, ठीक, 2 गुणे 3 m गुणे n, ये आपका क्या हो जाएगा, आव्यूह की कोटि होगा। जब आव्यूहों की संख्या आपसे पूछा जाए, आव्यूह की कोटि के लिए केवल गुणा में लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन जब आव्यूह की संख्या पूछा जाएगा, आव्यूह की अवयवों की संख्या,
तो देखिए अवयवों की जब अवयवों की संख्या पूछा जाएगा तो इन दोनों को गुणा कराएंगे, एक में mn करेंगे, यानी कि 2 में 3 से गुणा कराएंगे तो 2 3 6, यानी कि हमारा क्या होगा, अवयवों की संख्या क्या होगा 6 हो जाएगा, उसका कोटि क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, ये एक हमारा अवयव है। उसके बाद से किसी हम अवयव m गुणे n को आयताकार विन्यास कैसे लिखेंगे, इसके लिए देखिए आपका हो जाएगा a11 का मतलब ये हुआ ना कि आपका पहले पंक्ति में पहले स्तंभ, ठीक है, यानी कि i का भी मान 1 और j का भी मान 1। a12 का मतलब हुआ कि i का मान 1 और j का मान क्या 2। तो देखिए इसमें आपका पहला पंक्ति है, लेकिन रो क्या है का स्तंभ क्या है, पहला दूसरा है, तो दूसरा जे का मान हो गया, ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, उसी तरह यह पहला हो गया और जे यहाँ पे हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे पहला आपका पंक्ति हो गया और यन, यानी कि डॉट डॉट करके हम कहां तक जाएंगे, यन पदों तक जाएंगे। उसी प्रकार इसमें भी यन पदों तक जाएंगे, तो दूसरा पंक्ति, दूसरा ये स्तंभ है आपका, दूसरा पंक्ति है, तो ये 2n हो जाएगा। उसी तरह जब हम यम का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यम इंटू एन, mn हो जाएगा, या m इंटू एन आपका क्या होगा, इसका अवयव का आयताकार क्रम विन्यास होगा, ठीक है। इसके बाद से हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयवों के प्रकार कौन कौन से होते हैं और उन प्रकारों का डिफिनेशन क्या क्या होगा, इसके बाद हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं अवयवों के प्रकार के बारे में। अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि कितने प्रकार के अवयव होते हैं, ठीक है। तो जनरली मुख्य रूप से अवयव 7 प्रकार के होते हैं। स्तंभ अवयव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स, वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स, अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और लास्ट होता है शून्य अवयव जिसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे ना, एक एक करके सारे के डिफिनेशन देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि स्तंभ अवयव कहते किसको हैं, ठीक है। तो एक स्तंभ वाले, ध्यान दीजिएगा, एक स्तंभ वाले अवयव को क्या कहेंगे, अस्तंभ अवयव कहेंगे। एक स्तंभ वाले अवयव को स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे a इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, a इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 3 4। देखिए ये आपका क्या है, आपका ये a इक्वल टू 2 3 4 जो आपका ये अवयव, ये आपका ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें हम देख रहे हैं कि स्तंभों की संख्या कितनी है, केवल स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 है। देखिए इसमें एक ही लाइन में है ना, यानी कि स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 है। तो एक स्तंभ वाले अवयव को क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव कहेंगे, ठीक है। जैसे में ये आपका हो गया। अगर इसका कोटि पूछा जाएगा ना, कोटि अगर इसका पूछा जाएगा एक स्तंभ वाले, तो आपका हो जाएगा 1 गुणे कॉलम कितने हैं, सॉरी रो कितने हैं, 3 है, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अवयवों की संख्या पूछा जाएगा तो अवयवों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। 1 गुणे 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 होगा, ठीक है। उसी प्रकार पंक्ति अवयव का आप डिफिनेशन ले सकते हैं, रो मैट्रिक्स जिसको बोला जाता है। पंक्ति अवयव का मतलब यह हुआ कि जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यानी कि जिस अवयव में पंक्ति की संख्या सिर्फ 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे कि 2 3 4, ठीक है। इसमें देखिए a इक्वल टू 2 3 4 में क्या है, यह एक ही लाइन में है, एक ही पंक्ति में है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव कहेंगे, ठीक है। इसके बाद से होता है वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव किसको कहेंगे, इसको समझिए। समान अवयव, समान पंक्ति और समान स्तंभ वाले, ठीक है, समान पंक्ति और समान स्तंभ वाले अवयव को क्या कहेंगे, वर्ग अवयव कहेंगे। जैसे वर्ग अवयव में आपका हो जाएगा a इक्वल टू, देखिए a इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 3 4 6। देखिए इसमें हमारा पंक्ति और रो, पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या क्या है, 2 2 है, यानी कि दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। तो बराबर पंक्ति और बराबर स्तंभ वाले अवयव को क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। इसके बाद से हम जानेंगे विकर्ण अवयव। देखिए
अब इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट विकर्ण अवयव। डायगोनल मैट्रिक्स हम कहेंगे किसको, तो देखिए विकर्ण अवयव हम उस अवयव को कहेंगे जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त, ठीक है, विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी अवयव हैं सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। यानी कि इसका डिफिनीशन आप लिख सकते हैं कि जिस अवयव में विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं उस अवयव को हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं a इक्वल टू विकर्ण के अतिरिक्त, ठीक है, 2 0 0 और 0 2 3 0 4 0 0 और यहां लिख सकते हैं 4। तो देखिए हमने बताया कि विकर्ण अवयव हम किसको कहेंगे, विकर्ण के अतिरिक्त सभी जितने भी अवयव होंगे जीरो होंगे, शून्य होंगे, तो उस प्रकार के विकर्ण को हम, उस प्रकार के अवयव को क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। जैसे देखिए ये 2 2 4 क्या है, ये हमारा विकर्ण है और इसके अलावा जितने भी इसमें अवयव है सब के सब क्या है, शून्य है। तो इस प्रकार का जब अवयव दिया होगा, इस प्रकार का जब अवयव दिया होगा तो उस अवयव को हम क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद से होता है अदिश अवयव। तो देखिए अदिश अवयव किसको कहेंगे, जिस अवयव के, ठीक है, जिस अवयव के सभी विकर्ण, यानी कि जिस अवयव के विकर्ण समान होते हैं, ठीक है, विकर्ण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जिस अवयव के विकर्ण समान होते हैं उसे हम अदिश अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे में हो जाएगा a इक्वल टू √3 0 0 फिर 0 √3 0 फिर 0 0 √3। देखिए क्या हम बताएं, अदिश अवयव हम कहेंगे किसको, जिस अवयव के विकर्ण अवयव, जिस अवयव के विकर्ण जो होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, समान होंगे। विकर्ण अवयव जो होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। तो उस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे, अदिश अवयव कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, यानी कि ये तीनों अवयव जो है, तीनों क्या है, विकर्ण है और ये तीनों का मान क्या है, √3 है, यानी कि क्या है, समान है, इसलिए क्या होगा, अदिश अवयव होगा। इसके बाद से देखिए तत्समक अवयव। तत्समक अवयव हम कहेंगे किसको, इसका डिफिनेशन क्या होगा, यानी कि जिस अवयव के विकर्ण, जिस अवयव के सभी विकर्ण के अवयव समान हो, यानी एक हो, जिस अवयव के सभी विकर्ण एक हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, तत्समक अवयव कहेंगे। जैसे a इक्वल टू हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1। देखिए इसके जो विकर्ण है ना वो क्या है, इसके जो विकर्ण है वो हम देख रहे हैं कि क्या है, 1 है, यानी कि जिस अवयव के विकर्ण 1 होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, तत्समक विकर्ण कहेंगे। यानी कि 1 को छोड़ करके, विकर्ण को छोड़ करके जितने भी अवयव होंगे सभी अवयव क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए, शून्य होने चाहिए, ठीक है। यानी कि जब सारे अवयव शून्य है और विकर्ण का जो अवयव है क्या है, 1 1 है, ठीक है, तो उस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे, तत्समक अवयव कहेंगे। उसके बाद से लास्ट हमारा है शून्य अवयव। देखिए शून्य अवयव किसको कहेंगे, इसको आप जनरल डिफाइन कर सकते हैं कि शून्य अवयव, शून्य अवयव वाला अवयव क्या कहलाता है, शून्य अवयव कहलाता है। जैसे में आप कोई भी एक अवयव ले सकते हैं शून्य अवयव वाला, 0 0 जिसमें हो, ठीक है, ये क्या है आपका, यह एक शून्य अवयव है, ठीक है। स्टूडेंट इस वीडियो में हमने अवयव से रिलेटेड जितने भी डिफिनीशन है सारे डिफिनीशन को आप लोग के समझ समझाए। इस वीडियो को आप लोग स्टॉप करके सारे डिफिनीशन को लिख करके थोड़ा अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। धन्यवाद।